हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं भूगोल का इकाई 7वां है भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आइए इसके सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले शुरू होता है हमारा सही विकल्प का चयन करना। देखिए क्या है पहला, किस आरेख का दूसरा नाम चक्र आरेख है। 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त आरेख को चक्र आरेख भी कहा जाता है। किसको? वृत्त आरेख को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए दूसरा, आरेखों का चयन, जब हम आरेखों का चयन करते हैं तो किस बात पर वो निर्भर करता है। हम देखते हैं आंकड़ों की प्रकृति पर, आंकड़ों की गणितीय स्वरूप पर, आंकड़ों की लंबाई पर। इसका मतलब ये सभी हो जाएगा, ये सभी जरूरी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद तीसरा, वक्र रेखा द्वारा खींचा गया आरेख कहलाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वक्र आरेख, यानी वृत्त आरेख कहा जाता है। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए चौथा, एक्स वाई अक्ष के अंतर्गत वाई अक्ष पर किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए महीने, वर्ष, राज्य स्वतंत्र आंकड़े हैं और इसे एक्स अक्ष पर दिखाया जाता है। ठीक है, तथा उत्पाद, जनसंख्या आदि निर्भर करने वाले आंकड़े वाई अक्ष यानी खड़ी रेखा पर दिखाया जाता है। तो क्या समझ में आया? निर्भर करने वाले आंकड़ों को वाई अक्ष पर दिखाया जाता है, स्वतंत्र को एक्स अक्ष पर। तो हमें तो वाई बताना है, तो होगा निर्भर करने वाले आंकड़ों को, यानी किसी पे डिपेंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, एक वृत्त का कुल मान कितना होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं वृत्त का जो अंश होता है वो 360 अंश का होता है। ठीक है, 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद खाली जगहों को भरना है हमें। तो पहला देखिए, आरेख बनाने के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन करते हैं। हमें भरना है शीर्षक। दंड आरेख के आंकड़ों को दंड या आयत द्वारा दिखाया जाता है। वाई अक्ष पर जो मापनी होती है वो 0 से प्रारंभ होती है। सभी दंड को एक आधार पर रखा जाता है, यानी ऐसे बेस पे रखा जाता है। ठीक है, आंकड़े 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा आंकड़े कितने होते हैं, 3 प्रकार के। प्रारंभ होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें अधिकतम 50 शब्दों में आंसर करना है। पहला देखिए, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण से क्या समझते हैं। तो इसकी परिभाषा करनी है हमें। तो काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर है। देखिए, प्राप्त सूचनाओं व जानकारी का अंकों के रूप में परिवर्तन आंकड़े ये कहलाता है। ठीक है, कोई भी सूचनाएं होती हैं उसे अंकों के रूप में परिवर्तन आंकड़ा कहा जाता है। जब इन आंकड़ों को तालिका या चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तब इस आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, रैखिक आरेख किसे कहा जाता है। यानी जब रैखिक आरेख की बात की जाए तो आप इससे क्या समझते हैं, किसे कहा जाता है। तो हम यहाँ से करेंगे। देखिए, लाइन ग्राफ, रैखिक ग्राफ के आंकड़ों को एक रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे भौगोलिक तथ्यों जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, उत्पादन इत्यादि को आसानी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है आंकड़ों का, तो ये रैखिक ग्राफ कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ से देखिए ये क्या है, एक रैखिक ग्राफ है, इसको प्रदर्शन किया गया। उत्पादन में वृद्धि, कितने वर्ष कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए, वृत्त आरेख क्या है। तो आंकड़ों को वृत्त के माध्यम से, ठीक है, ऐसे दिखाया जाता है तो वृत्त आरेख कहलाता है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। जब आंकड़ों के समूह को विभिन्न इकाइयों के हिस्से में प्रदर्शित करना, ठीक है, इसके लिए वृत्त का आरेख का उपयोग किया जाता है। इसमें वृत्त समस्त मात्रकाओं का योग का परिचारक होता है और वृत्त का डिग्री के आधार पर विभिन्न खंडों में बांटकर प्रभावित मात्राओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो टोटल कितना होता है, 360 होता है। तो उसी में हम इसको बांटते हैं। ठीक है, तो ऐसे को इस चित्र निरूपण को वृत्त आरेख कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए चौथा देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर हमें करना है। दिए गए आंकड़े को दंड आलेख के रूप में हमें तैयार करना है। क्या बनाना है? दंड आलेख बनाना है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। काफ़ी आसान है ये, यानी हमें इस तरीके का बनाना है, दंड आलेख है। तो पहले आप इसको थोड़ा नियम समझ लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो सवाल में क्या दिया गया है, वर्ष दिया गया है 1940। ठीक है, सो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है 1940, सबसे ज़्यादा 1990। ठीक है, तो वर्ष 1940 में जन्म दर कितनी हुई, 45,000। सबसे कम कितनी हुई 1990 में, 31,000। ठीक है, तो ये रहा वर्ष और ये रहा जन्म दर। ठीक है, तो वर्ष को हम कैसे लिखेंगे, वर्ष को हम लिखते हैं एक्स अक्ष में। तो यहाँ पे देखिए महीने, वर्ष, राज्य ये सभी स्वतंत्र आंकड़े माने जाते हैं, इसे एक्स अक्ष पर रखा जाता है। ठीक है, और निर्भर करने वाले आंकड़ों को वाई अक्ष पर यानी खड़ी रेखा पर ऐसे रखा जाता है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे कौन सा है, महीने, वर्ष है।
तो हम इसको देखिए, इसको हम नीचे वाले एक्स अक्ष पे रखेंगे, ठीक है, और ये जन्म दर है तो इसको हम सीधे रखेंगे वाई अक्ष पे। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। देखिए ये रहा आपका एक्स अक्ष, ये हम साल को रखेंगे, वर्ष को, और ये रहा आपका वाई अक्ष, इसको हम जन्म दर, ठीक है, प्रति हज़ार इस पर हम रखेंगे, ठीक है। ये स्वतंत्र आंकड़े हैं और ये डिपेंड करने वाले आंकड़े हैं। तो यहाँ पे कि पहला कितना है, देखिए शुरुआती 1940 में है, सबसे कम 1940 वर्ष में, और सबसे अंत में 1990 हो गया। अब इसके बाद देखिए, अभी हमें देखना है सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है 31, और सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें, सबसे ज़्यादा 45 है। तो हम ऐसे अंकों का चुनाव करना है जो सभी इसमें आ जाए। अगर हम 5 से शुरू करें, शून्य से, ठीक है, 5, 10, 15, 5 का अंतराल बढ़ते जाए तो ये 50 तक ले जाएंगे, तो इसमें सभी आ जाएंगे, 45 भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए 1940 वर्ष में जन्म दर कितना है, तो यहाँ पे देखते हैं 1940 में 45 है, 45,000 है, तो हम इसको 45 पे ले लेंगे, ठीक है। अब इसको पेंट भी कर देंगे, यहाँ पे आंकड़ों को पेंट भी करना है। आंकड़ों के नियम हम देखते हैं, डंडों को सुस्पष्ट और सुंदर बनाने के लिए उसमें रंग भी भरा जा सकता है, तो आप भी रंग भर लीजिए इसमें। तो ये आपका पहला समझ में आ गया 1940। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं 1950। 1950 में कितना है, 40 है, तो हम 40 पे ऐसे सीधे लगाएंगे 1950, ठीक है। अब इसके बाद 1960 में देखिए 42 है, 42,000 जन्म दर है, तो 1960 हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये आपका हो गया ये यहाँ पे 42, ठीक है। 1970 में कितना है, 41 है, तो ये थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे 41, तो ये रहा 1970 में 41। 1980 में कितना है, 37 है, तो ये रहा 35, और ये थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, तो ये रहा 1980 में 37। 1990 में सबसे कम कौन सा है, तो 1990 में 31 है, तो ये रहा 30, और थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये रहा 31। समझ में आ गया, 31,000। तो इस तरीके से हम दंड आरेख तैयार करेंगे। समझ में आ गया। नीचे होता है वर्ष, हमेशा वर्ष या महीना नीचे लिया जाता है, और ये डिपेंड करने वाले आंकड़ों को ऐसे सीधे रखा जाता है ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष पे। आपको एक निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निष्कर्ष क्या देखते हैं, निष्कर्ष आंकड़ों में सबसे ज़्यादा जन्म दर कौन सा है, 1940 में है, कितना है, 45,000 है, तो हम लिखेंगे। और सबसे कम कौन सा है, 1990 में कितना है, 31,000 है, तो निष्कर्ष में लिखेंगे आंकड़ों के दंड आरेख को सबसे अधिक जन्म दर वर्ष 1940 में 45,000 तथा सबसे कम 1990 में 31,000 है, ठीक है। तो ये आपका बन गया फाइनली, ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, हमें रेखीय ग्राफ तैयार करना है, तो वैसे ही करना है। देखिए ये क्या है, ये महीना है, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, एक्स अक्ष पे रखेंगे, वर्ष महीना को एक्स अक्ष, और ये डिपेंड करने वाले आंकड़े से हम सीधे रखेंगे। आइए बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका एक्स अक्ष और ये रहा आपका वाई अक्ष, ठीक है। तो हमें इस तरीके से बनाना है, ये रेखीय ग्राफ इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आइए मंथ को नीचे रखते हैं, जनवरी से दिसंबर। तो एक्स अक्ष पे ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो आप इसे इंग्लिश में या हिंदी में कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जगह के अभाव के कारण मैंने यह इंग्लिश में लिख दिया है, तो आप एक ही भाषा में लिखिए, जनवरी से दिसंबर तक। ये हो गया एक्स अक्ष। और यहाँ पे देखिए तापमान कितना है, तो हम यहाँ पे रखेंगे, देखिए कितना है, सबसे कम कितना है, 16 है, सबसे ज़्यादा कितना है, यहाँ पे हम देखते हैं 35 है। तो ऐसे का चुनाव करना है जिसमें सभी आ जाए, तो हम 5 का लेते हैं, 5, 10 यानी 5 का बढ़ते जाता है, तो 40 तक हो गया यहाँ पे, इसमें सभी आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं जनवरी में कितना है तापमान, 16 डिग्री सेल्सियस है, तो ये रहा जनवरी, तो ये रहा 15 से थोड़ा सा ऊपर 16 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे बिंदु, ठीक है, एक से सीधे। और यहाँ पे फरवरी में कितना तापमान है, फिर देखिए यहाँ पे फरवरी में है 18 डिग्री सेल्सियस, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर हो गया ये आपका यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया फरवरी। यहाँ पे आप कर सकते हैं 18 डिग्री सेल्सियस। मार्च में कितना है, देखिए मार्च में 20 हो गया, तो ये हो गया मार्च, और ये हो गया आपका 20 मार्च, ये हो गया 20। अप्रैल में 25, ये 25 हो गया, ये देखिए ये सीधे 25, और ये नीचे अप्रैल हम ले लेंगे। मई में 30, जून में 35, तो मई में कितना है, देखिए 30 है, और जून में कितना है, यहाँ पे ये रहा 35 है। इसके बाद जुलाई में 32, अगस्त में 30, तो जुलाई में 32 थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, ठीक है, और अगस्त में कितना है 32 है, तो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये 32 है। इसके बाद देखिए सितंबर में 32, अक्टूबर में 28,
तो सितंबर में ये रहा आपका 32, थोड़ा सा ऊपर, और अक्टूबर में 28 हो गया, ये 25 है, थोड़ा सा ये बढ़ा देते हम, ये 28 हो गया। इसके बाद नवंबर में 25, दिसंबर में 20, ठीक है, तो नवंबर में 25 हो गया ये ऐसे, और दिसंबर में कितना देखिए ये हो गया 20, ऐसे सीधे 20। अब इसको हम मिला देते हैं, हमें क्या करना है, मिला देना है ऐसे, ये रेखिक ग्राफ तैयार हो गया है, जैसे जैसे जाता है पॉइंट पे ऐसे मिला देना है, ठीक है। आप चाहे इसको थोड़ा सा हम इसको कलर भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है बनाना। तो आपका पूरा हुआ, तो समाप्त होता है सेशन। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।